हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफ़र में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे। जैसे इसमें एक थ्योरम आता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग देख रहे होंगे, पहले से इसको हमने लिख करके भी रखा है। इस प्रमेय के बारे में जानकारी ले लेंगे और जानकारी लेने के बाद आगे चल करके एनसीईआरटी के पहले अध्याय के क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे। इसके बाद में जो अतिरिक्त प्रश्न होगा, जैसे अलग किताबों से कुछ चुनिंदे प्रश्नों को भी किए जाएंगे। और चलते हैं अपने टॉपिक पर देर न करते हुए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें या कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा और मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आखिरकार में ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इस चीज़ को पहले हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रमेय को लिखते हैं और लिखने के बाद में जानेंगे कि आखिर ये प्रमेय आया तो कैसे आया। जैसे मानकर चलिए आपके सामने एक प्रमेय लिख दिया जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है जो प्रमेय आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे। तो जैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते थे पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा और इसी फॉर्मूला में से हम लोग नाम दे देते हैं। कोई संख्या होती है जिसको ए कह देते हैं जो भाजक के रूप में होता है, भाज्य के रूप में होता है, और एक दूसरी संख्या आती है जो भाजक के रूप में काम करती है जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और इसको जैसे ही हम लोग भागा लगाते हैं किसी पहली संख्या को दूसरी संख्या में, तो उसमें कुछ भागफल आते हैं, कुछ रिमाइंडर होते हैं, शेषफल होते हैं। तो जो भागफल होता है उसको आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ क्यू लगाया जा चुका है तो यहाँ क्यू हो जाता है और प्लस में आर होता है। बस इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला हमारा बना हुआ है और यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और समझ लेते हैं, जैसे मानकर चलिए हमारे पास दो संख्या हैं। एक पहली संख्या ले लेते हैं जो 10 है, इसे हम ए से सूचित कर देते हैं। एक दूसरी भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास 3 है जिसे बी से डिनोट कर दे रहे हैं। इसमें यदि हम देखें तो यही हम पाते हैं कि ए जो है संख्या ए वो बड़ी है, यानी कि बच्चों आप लोग समझिएगा, जिधर मुंह खुला उधर का वैल्यू बड़ा है। तो संख्या ए जो है बड़ी है, बट किससे बड़ी है, तो बी से बड़ी है। स्पष्ट हमें यहाँ आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ए जो है बी से क्या है, बड़ी है। तो ये कंडीशंस को रखते हुए हम लोग भाग लगाते हैं 3 से इस बड़ी वाली संख्या में, यानी कि 10 में। इस प्रकार आप पाएंगे कि ये 3 तिया 9 हो जाएगा और बाकी का आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। इस चीज़ को याद रखने के लिए, या ऐसे भी आप इस चीज़ को भी याद रखने के लिए आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं। आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं ए, जो आपकी पहली संख्या हो जाएगी, जो भाज्य के रूप में होगी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो दूसरी संख्या है, छोटी वाली संख्या है, वो बी के रूप में काम करेगी, जो यहाँ पर होती है। और एक तीसरी संख्या है जो हमारा क्यू है, जो यहाँ पर लिख देंगे। और इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो कुछ ना कुछ काट पीट करके हमारा रिमाइंडर शेषफल आ जाता है। तो ये मेरा एग्जाम्पल लेने का मुख्य रीज़न था कि इस प्रमेय को समझाना है। तो ठीक है, हमने पहली संख्या को दूसरी संख्या में भाग दिया और एक हमारे सामने कंडीशन भी रहा कि पहली संख्या जो होनी चाहिए वो दूसरी वाली से बड़ी होनी चाहिए, और जो इस प्रकार है भी। तो ऐसे करने के बाद हम लोग अगर देखें
तो अगर इस हम 10 के बारे में कुछ जानना चाहें, जैसे हमारे पास आ गया 10, इस 10 के बारे में हम जानना चाहें तो ये 10 जो होता है बराबर होता है, किसके बराबर होगा? आप इन दोनों को गुणा कीजिए, यानी जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और जो नीचे वाला हमारा शेषफल है इसको जैसे ही हम जोड़ते हैं तो पाएंगे कि हमारी जो ये बीच वाली संख्या है यानी कि ये 10 वो इन सब के बराबर हो गई। 3 तिया 9, इन दोनों का गुणनफल 9 हो जाएगा और एक जोड़ दीजिएगा, फिर इसके बाद में 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद में हम देखें कि ये दोनों तरफ ये बराबर आ गया, यानी कि मैथ का जो बैलेंस है वो ठीक ठाक है। इसमें अब ये हम देखेंगे कि जो 10 है वो 10 क्या है, तो 10 जो है हमारा ए के जगह पर है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं ए, और ये इक्वल है यानी बराबर दे दिए। ये जो पहला वाला 3 है, आप लोग यहाँ का 3 देख रहे हैं, वो किसके बराबर है? तो बी के बराबर है, तो इस 3 के जगह पर ये बी लगा देंगे। फिर आप लोग ये दूसरा वाला 3 देख रहे होंगे जो यहाँ पर नजर आ रहा है, वो किसके बराबर है? तो यहाँ के क्यू के बराबर है। तो क्या हम इस वाले 3 के जगह पर यानी कि इस 3 के जगह पर ये वाला क्यू अप्लाई कर सकते हैं क्या? और यहाँ जो आप लोग प्लस का सिंबल देख रहे हैं तो ये प्लस लिख दिया जाएगा, और बाकी का जो ए है, सॉरी एक है, इसको हम लोग किसके बराबर लिखेंगे? ये हमारा रिमाइंडर है जो आप लोग शेषफल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आर लगा देंगे। यही बात तो यूक्लिड विभाजन भी हमें समझाना चाह रहा है। फाइनली ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोगों ने देखा कि अगर पहली संख्या ले लें कोई जो बड़ी है और एक दूसरी संख्या ले लें जो उससे छोटी है, और जब हम लोग फाइनली भाग देते हैं तो उसका कुछ भागफल आता है और शेषफल भी आता है। जब इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए, यानी कि b और q को गुणा कर दिया जाए और साथ ही साथ ये जो हमारा शेषफल बचा है इसको जोड़ दिया जाए, यानी कि इन दोनों को गुणा करने के बाद जो जोड़ दिया जाए, यानी कि बी क्यू प्लस आर कर दें, तो ये वाली हमारी जो संख्या है वो a के बराबर हो जाती है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। आगे किस प्रकार इस्तेमाल होगा, हमारा जब मसह निकालना होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और भी कहीं कहीं प्रश्नों में इसका यूज किया जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोगों ने फाइनली यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देख लिया, किस प्रकार a बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, और इसी से जुड़ी हुई एक शर्त होती है, जो शर्त इस प्रकार होती है, r और b के बीच में होती है। r बोले तो शेषफल और ये b बोले तो भाजक। शेषफल और भाजक के बीच में शर्त होता है, और वो कौन सी शर्त होती है, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि जो r का वैल्यू होता है यानी मान, हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। 0 से बड़ा बोले तो क्या, r का मुंह आप देख सकते हैं कि r के तरफ इसका मुंह जो है खुला है, इसका मतलब कि ये दर्शा रहा है कि जो r का मान है वो 0 से क्या है? बड़ा है। एक छोटी सी शब्दों में देखा जाए, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, 3 जो है छोटा होगा, किससे छोटा होगा? 5 से छोटा होगा, तो 3 के तरफ मुंह बंद हो गया। अगर इसी 5 को हम इस साइड लिख दें तो इस साइड मुंह ओपन हो जाएगा, 5 की तरफ ओपन हो जाएगा, जबकि 5 बड़ा है तो 5 की ओर मुंह खुला होगा, और 3 कर दिया जाएगा यहाँ पर। थोड़ी सी इस चीज़ को समझ लेना अच्छा बात है, और यहाँ पर समझ लेंगे तो ये भी हमारा आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 छोटा है, 3 की ओर मुँह खुला, और 5 बड़ा है तो 5 की ओर मुँह खुला, और इधर भी आप देख सकते हैं 5 बड़ी है तो 5 की ओर मुँह खुला हो जाएगा, जबकि 3 छोटा है तो 3 की ओर मुँह बंद हो गया है। जिधर मुँह बंद वो संख्या छोटा, जिधर मुँह खुला वो संख्या बड़ा। इस प्रकार हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। और अगर आप कहीं ऐसे लिख देते हैं, 5 की तरफ मुंह को छोटा कर दें, इधर क्लोज कर दें, और 3 ऐसे कर दें, तो ये लिखना सरासर गलत हो जाएगा। ऐसा कभी इस्तेमाल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर हम लोग देखते हैं, जो r का वैल्यू होता है हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होता है, नहीं तो कभी कभी यही r बोले तो क्या, शेषफल, ये कभी कभी 0 के भी बराबर आता है। हम लोग भाग देते हैं तो कभी कभी शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है जो 0 से बड़ा हो जाता है, और जब हम लोग भाग देते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं कि कभी कभी शेषफल फाइनली 0 आता है, पूर्णतः कट करके, विभाजित हो करके। और अगर हम b के बारे में चर्चा कर लें, r से रिलेशन करके, रिलेटिव करके, तो जो r का मान होता है वो हमेशा और हमेशा b से, किससे? b से। b बोले तो क्या, यहाँ भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये कि ये हमेशा के लिए नियम लगता है।
कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल आपके भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है तो समझिए कि उसमें भाग लगने की क्रिया अभी चलेगी और हम लोग भाग देते भी जाएंगे। तो हमेशा r का जो मान होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, या तो फिर 0 के बराबर होता है। एक ये रिलेशन होता है, थोड़ा सा कंडीशंस होता है, और इसके साथ में होता है जब भी हम लोग भाग देते हैं तो हमारा जो ये भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करने में काम शुरू किया जाए। लिखा हुआ है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन का पहला सवाल है, इसमें दिया हुआ है किन किन संख्याओं का निकालना है HCF। कह रहा है 135 और 225, यानी पहली संख्या हमें दी हुई है 135 और दूसरी संख्या दी हुई है 225। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें कहा जा रहा है कि आप HCF निकालिए। और इसमें आप प्रश्न में भी स्पष्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे और भी कई विधियां होती हैं जिनके माध्यम से HCF यानी कि महत्तम, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हम इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले केयर करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपको पता चल रहा होगा सबसे बड़ी वाली संख्या 225 है। जैसे ही बड़ी वाली संख्या पता चल गई कि 225 है, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा माना a बराबर 225, और छोटी वाली संख्या को आप b मान लीजिएगा। छोटी वाली संख्या को आप b मान लीजिएगा। जो छोटी वाली संख्या दी हुई है 135। अब इसमें सवाल में ही ऑलरेडी दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक निकालें, यानी कि HCF निकालें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225 है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे, चूँकि A जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो B से। अब यहाँ पर चलते हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कौन सा प्रमेय देता है, A बराबर BQ प्लस R। तो बच्चों यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा जब ये आप प्रमेय को देख रहे हैं तो कह रहा है कि इसमें हमें A का मान चाहिए। A का मान आपका रियल में है क्या, तो 225 है। पहले हम लोग लिख लेंगे 225, फिर बराबर का साइन है, बराबर दे दिया जाएगा। फिर B हमसे मांगा जा रहा है, तो B हमें दे रखा है, यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे 135। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर Q का कुछ हम ऐसा कौन सा मान रखें या ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिसे रखने के बाद यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने के क्रम में, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गुणा करने के क्रम में कहीं 225 से ज़्यादा न चला जाए, इसको ध्यान में रखना होगा। अगर हम सिंपली देख लें, अगर इसमें 2 का गुणा करें, अगर हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि 2 से हम गुणा कर लें, ठीक है। अगर हम 2 से गुणा करके मन ही मन ट्राई करेंगे तो ये देखेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 135, यानी 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 35 है। वैसे भी ये 200 हो जाएगा, यानी 275 जा रहा है। इसका मतलब कि ये इससे
इसका गुणनफल जो होगा ज़्यादा जा रहा है। ऐसे कंडीशंस में ये क्वेश्चन का जो बैलेंस है दोनों तरफ का ये गड़बड़ाने लगेगा, इसलिए हम 2 का गुणा न करके यहाँ फाइनली 1 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम 1 का गुणा करेंगे 135 135 हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणनफल 135। अब इसके बाद में जितना गुणा करने के बाद आया उस चीज़ को हम इस बड़ी वाली संख्या में से घटा लेंगे। जैसे हम बगल में कुछ रफली यूज कर लेते हैं, यहाँ 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया, ये 0 हो गया, 1 हासिल देगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये खत्म, 1 से 1 खत्म हो गया, बच गया 90। तो हम लोगों ने देखा कि इन लोगों को जब गुणा किया तो गुणा करने के बाद हमारा बचा क्या, 90। वही एक्स्ट्रा वाली संख्या, गुणा करने के बाद में जो 90 आ रहा है वही एक्स्ट्रा है, तो वही एक्स्ट्रा है यानी कि ये शेषफल है, यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद में हमारा शुरू होता है सेकंड स्टेप, यानी अब इसको देख लीजिएगा। सेकंड स्टेप शुरू करने से पहले एक बार और समझ लेते हैं। अगर आप 135 में 1 का गुणा करिएगा 135 होगा, और गुणा करने के बाद में आप बड़ी वाली संख्या में से घटा लीजिएगा गुणनफल को। घटाने के बाद में आप पाएंगे कि यहाँ 90 बच गया और प्लस में 90 लिख दीजिएगा। इसके बाद में अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। इसमें कुछ किया नहीं जाता है, हम लोग पहुँचेंगे बराबर के पास, इक्वल के पास। बराबर के जस्ट बाद में देखेंगे कौन सी संख्या है। ऐसा हर स्टेप में नियम लागू करेगा, हर स्टेप में नियम ये फॉलो करता चलेगा। हम लोग देखेंगे कि बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या क्या है, तो बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या है 135, फिर से लिख दिया जाएगा 135। फिर इसके बाद में इक्वल का साइन दे देंगे। फिर इसके बाद में शेषफल क्या बचा है, जो शेषफल है उसको लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ 90 कर दिया जाएगा। फिर अब वही वाली बात दोहराएंगे, इसमें हम कितना से गुणा मारें कि 135 से ज़्यादा न जाने पाए, 135 के नीचे ही रह जाए, या तो फिर कट जाए, फिर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ अगर हम एक संख्या ले लेते हैं जो 2 है, 2 से ही करते हैं, तो 90 दूनी 180, 180 फिर भी हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा जा रहा है, तो हमारा इसी में भलाई है कि हम 1 से ही गुणा करें, नहीं तो फिर ये भी हमारा गलत साबित होने लगेगा। तो 90 एकम 90 हो जाएगा, यानी 90 × 90, और ये आपका घटा लीजिएगा इसको। 135 से जैसे ही 90 माइनस करते हैं तो आपका शायद 45 आने वाला है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 45। इतना करने के बाद अभी भी देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है। और ऐसा प्रक्रिया, हाँ सुन लीजिए एक बार, ऐसा प्रक्रिया ये कब तक चलता रहेगा नीचे, जब तक कि आपका आर का जो वैल्यू है यानी रिमाइंडर है 0 न हो जाए, तब तक ऐसे प्रक्रिया को हम लोग नीचे की ओर लेकर चलते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें देखें कि जस्ट बराबर के बाद में 135 है, तो पहले हमने 135 को लिखा। अब अगले स्टेप के लिए देख रहे हैं कि बराबर के जस्ट बाद में क्या है हमारा 90, तो हम भी सबसे पहले यहाँ पर क्या अप्लाई कर लेंगे, 90 अप्लाई कर लेंगे, फिर बराबर का साइन देंगे। इसके बाद हम देखें 135 अप्लाई किए थे तो 90 शुरू में लाए थे, फिर इसके बाद में यहाँ 90 अप्लाई किए हैं, तो अब यहाँ का 45 हम शुरू में लाएंगे, तो यहाँ कर लिया जाएगा 45 यानी 45। अब इसमें हमें देखना है कि हम 45 में कितना का गुणा करें कि हमारा 90 से ज़्यादा ना हो, कट जाए भला ही पूर्ण रूप से, लेकिन 90 से ज़्यादा ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या है जो 2 बार में जाएगा। अगर हम 1 बार में करते हैं तो 45 ही है, अभी भी तो 45 बच रहा है, जो आगे तो कट सकता है, तो फाइनली हम लोग 2 बार ले लेंगे। तो हो गया 45 दूनी 90, और यहाँ पर फाइनली हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। यहाँ पर लिखा जाएगा चूँकि नहीं, अतः आर हमारा क्या हो गया, 0 है, तब संख्या इसको संख्याओं बना लेते हैं, संख्याओं 135 तथा 225 का महत्तम समापवर्तक, उसी को बाबू HCF भी कहा जाता है। HCF कितना होगा, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। जस्ट बराबर वाली संख्या ही महत्तम संख्या होता है, यानी कि HCF होता है। अतः 135 तथा 225 का मशः 45 होगा,
बस यही आपका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इसी प्रश्न में यानी पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न को भी देखेंगे किस प्रकार बनाया जाएगा, और 2 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी का इसी पर आधारित प्रश्न हम और भी देंगे, उसको आप लोग खुद से कीजिएगा, आगे बनाइएगा। आइए तब तक हम दूसरे प्रश्न को भी कर लेते हैं और देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न 196 और 38,220, यानी कि हमारे पास इसमें प्रश्न संख्या दूसरा ये दे रखा है 196, पहली संख्या है 196 और दूसरी संख्या है 38,220। क्वेश्चन तो ठीक है, हाँ 196 और 38,220। ठीक वही जो पहले में हम लोग प्रोसेस अपनाए थे, पहला वाला जो क्वेश्चन में प्रोसेस लगा था, सेम प्रोसेस इसमें भी लगने वाला है। करेंगे हल। इसमें पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको a माना जाता है, यानी कि a बराबर कर दिया जाएगा 38,220 और b हमारा हो जाएगा 196। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ दर्शाएंगे, चूँकि हमारे पास जो संख्या a है ये बड़ी है किसी धनात्मक पूर्णांक b से, यानी कि 196, यानी ये हो गया हमारा b से। अब इसके बाद में हमारा बारी आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है आप लोग पढ़े भी हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं a बराबर BQ प्लस R। तो सबसे पहले हमें a का वैल्यू देना है, यहाँ अप्लाई करेंगे, a का मान अप्लाई करेंगे, यानी 38220 बराबर b दे रखा है हमारा 196 हो गया, और यहाँ पर इंटू लगाते हैं। अब देखना है हमें q का वैल्यू कुछ ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा मानना है कि 196 में अगर हम उस संख्या से गुणा करें तो गुणा करने के क्रम में इसको भी देखेंगे कि हमारा 38,220 से कुछ एक्स्ट्रा न चला जाए। तो जब ऐसे आप लोग बारी बारी से गुणा कीजिएगा, गुणा करते करते फाइनली अगर आप पहुंचते हैं 195 पर, कहाँ पहुंचेंगे 195 पर। ऐसे बच्चों हमने इससे पहले से ही सॉल्व कर रखा था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है 195 पर। तो ये 195 से जैसे ही आप गुणा मारेंगे ये फाइनली ये आपका 38,220 के बराबर आ जाएगा। 195 का 196 में आप गुणा करेंगे 38,220 आ जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर होगा, आई थिंक जो शेषफल होगा वो शून्य बचेगा। अतः लिखिएगा, अतः यहाँ का जो r हो गया वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तब आप लिख सकते हैं संख्या 196 संख्या 196 और दूसरी संख्या हमारी हो गई 38,220 का मसह, यानी कि HCF कितना हो जाएगा बाबू। ने पहला प्रश्न पढ़ा और उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहा है। उसे होमवर्क में ज़रूर आप लोग कीजिएगा, और हाँ, सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद का अगला प्रश्न 2, जो इस प्रकार आपको कुछ बोर्ड पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का होता है। इस रूप में हमको दर्शाना है कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो भी धनात्मक में कौन सी, विषम संख्याएं। आइए सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानकारी दे देते हैं, यानी कि ये पूर्णांक होता क्या है। तो शॉर्ट में एक जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, इसको समझ लीजिएगा। ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक को अगर आप समझेंगे तो पूर्णांक संख्या यानी 0,
1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे लगा दे रहे हैं। इधर देखें तो 1 2 -1 -2 -3 -4, इधर भी डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, जबकि ये प्लस में जाएगा। इस प्रकार ये सारी संख्याएं लिखी गई हैं, जो आप लोग इसे एक पूर्णांक संख्या के रूप में देख सकते हैं। तो ये 0 से लेकर आगे जितने भी आप प्लस में बढ़ते जाएंगे, ये सारे इस साइड वाले धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। और बाकी आप लोग देखिएगा 0 के इस साइड में आप लोग जितनी भी संख्याएं देखेंगे, इन सबको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। और हाँ, इसको ऐसे ही एक छोटे से शब्दों में याद रखें तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या प्लस वाला और माइनस वाला से मिलकर बना होता है। और 0 की अगर हम बात कर लें तो 0 न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक संख्या होता है, लेकिन एक पूर्णांक संख्या का एक अंग होता है। इस प्रकार ये हमारा पूर्णांक संख्या हुआ। लेकिन आप लोग प्रश्न में अगर केयर करेंगे, इसको ढंग से देखेंगे, तो आपको कहा जा रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। जब धनात्मक की बारी आए तो हम लोग धनात्मक वाले एरिया में आएंगे, लेकिन कर धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें से भी हमें कौन सा संख्या सेलेक्ट करना है? विषम पूर्णांक। प्लस में होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए। प्लस में होना चाहिए लेकिन ये क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। इसके बाद में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। लेकिन हमें धनात्मक विषम का चर्चा कर रहा है, तो धनात्मक में तो जाएंगे, प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन विषम संख्या वहां से हम लोग उठा लेंगे, यानी विषम पूर्णांक। ये भी हो गया विषम पूर्णांक। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होता है। मात्र इतना सारा हम लोगों को दर्शाना है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले इस चीज को लिखना शुरू करेंगे। यहां मानेंगे, लिखते हैं हल माना ए कोई धनात्मक माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो हम लोगों को दिया रहेगा, जैसे बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वही वाला चीज मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, और जिस रूप का दर्शाया जाएगा उसी को कहा जाएगा। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और जहां आपको ये चीज दे रखा है, जिसमें यहाँ लिख दीजिएगा दर्शाना है। क्या क्या दर्शाना है? 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5, इतना के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से स्टार्ट करेंगे और उसी प्रमेय से हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बच्चों हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं, वी दे दिए तो समझ जाइएगा विभाजन, और प्र लिख करके यहाँ गोल हमने 0 लगा दिया है, तो ये आप समझ जाएंगे प्रमेय लिखा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे, जो आपको प्रमेय ये भी पता होगा, A = BQ + R होता है। और उसी टाइम हम बताए थे कि एक यहाँ पर एक अलग से भी टर्म एंड कंडीशन होता है R और B और 0 के बीच में, कि जो R का वैल्यू होता है वो हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होता है।
शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा। और जब ये शेषफल 0 से बड़ा नहीं होगा तो पक्का है कि वही शेषफल आपका 0 के क्या होगा, बराबर। देखिए बच्चों, ये नीचे वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये बराबर का सिंबल है। या तो फिर r का मान बड़ा होगा, नहीं तो r का मान बराबर होगा। लेकिन किससे कंपेयर किया जाएगा, 0 से। और इसी r के बदले में एक और बात कहा जाए इधर, यानी b के साथ में, यही r का जो मान होता है हमेशा और हमेशा b से छोटा होता है। हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है, यानी कि ये भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कंडीशंस होता है। तो अगर हम इस चीज को यहां से देखें, ये वाली चीज, तो अगर इस चीज को नोट किया जाए तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ लिख चुका है 6³ + 1। इसे अगर आप एल्गोरिथम पर चलिए यूक्लिड विभाजन से, तो a बराबर क्या कहता है, a बराबर b³ + r। तो बच्चों, अगर हम ये पूछते हैं कि हमें बताइए b का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, b का मान 6 हो जाएगा। इसके लिए भी b का वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। इसके लिए भी b का मान क्या होगा, 6 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ लिखिएगा b बराबर 6, और यहाँ लिखेंगे r का संभावित मान। बताइए बच्चों, r का संभावित मान क्या होगा। r के संभावित मान के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ से। r कहता है कि r का मान जो होता है हमेशा और हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप लोग यहाँ पर b का मान क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, या तो शेषफल 0 आ जाए, नहीं तो शेषफल 1 भी आ सकता है, नहीं तो शेषफल 2 भी आ सकता है, नहीं तो शेषफल 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन r का जो संभावित मान होता है वो ऑलरेडी b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। याद कीजिए, बताए थे कि r की तरफ ये जब मुंह बंद रहे तो r का मान क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, यानी कि आपका भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें भाजक से जब ये छोटा होगा तो हमेशा हम लोग r का मान किस तरह से लिखेंगे, b बराबर 6 है, तो हमेशा जो r का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। यानी 1 2 3 4 सॉरी 0 लेकर के चलेंगे, 0 1 2 3 4 5। अब हम लोग r का मान बारी बारी से इस यूक्लिड वाले थ्योरम में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे बच्चों, जब r बराबर क्या होगा, 0। जब पहली बार आप r बराबर 0 अप्लाई कीजिएगा तब क्या होगा। आप तो माने हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ से आप देख सकते हैं माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए a को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या होगा जो विषम में होगा, और इसके बाद में b है तो b लिख दिया जाए। तो b की जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 दे रखा है। q है बच्चों, तो q की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ q ही रहेगा। प्लस है तो क्या किया जाएगा, प्लस। लेकिन r का मान संभावित जो भी हम लिखे हैं ये बदलता रहेगा, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5, इस प्रकार हम लोग रखते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ 0 से। तो ये हो गया इतना, आप इसको ऐड भी कीजिएगा, आपस में जोड़ दीजिएगा, तो ये 6³ + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लिखा जाएगा जब r बराबर 1। इस बार कितना अप्लाई कीजिएगा, 1 अप्लाई कीजिएगा। तो वही चीज आप लिख लीजिए ना, फिर से यूक्लिड प्रमेय आप लिखेंगे। a बराबर 6 तो आपका दे रखा है, q तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ r का मान बदलेगा। इस बार 0 के जगह पर बदल करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर का साइन दे देंगे, सॉरी यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद में लिखा जाएगा जब r बराबर 2। तब आप देखिए r बराबर 2 अप्लाई करिएगा तो a है तो a लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, q वही यूक्लिड प्रमेय वाला, यहाँ से देख सकते हैं b का मान हो गया 6, q है q लिख लीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप b बराबर कितना है, 6। बारी बारी से आपको मान रखते जाना है, कब तक रखते जाना है, जब तक आप 5 तक पहुँच नहीं जाते हैं। तब इसके बाद में इस बार r बराबर क्या होने वाला है, 2 होगा। फिर एक बार लिखेंगे जब r बराबर 3 रखेंगे, तब a बराबर 6³ + 3। इस बार लिखा जाएगा जब r बराबर 4 अप्लाई किया जाए तब, क्योंकि बच्चों यहाँ 3 तक हो चुका है। a बराबर 6³ + 4। इसी प्रकार लिखा जाएगा जब, ये लास्ट वैल्यू है, r बराबर 5 होगा तब। अब आप देख सकते हैं कि a बराबर 6³ + 5।
अब इतना करने के बाद आप रुक जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है और हल्का समझना है, यहाँ ध्यान दिया जाए। अगर हम q के जगह पर कोई भी संख्या अप्लाई करें, भागफल के तौर पे कुछ भी भागफल है, भागफल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने q के जगह पर हमें मन किया 1 रखने के लिए, 1 रखेंगे तो 6 1 जा क्या होगा 6, यानी 6 आएगा। इसको समझते चलिएगा। अगर हम 6 में यहाँ q के जगह पर 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, अगर 3 अप्लाई करेंगे तो 3 छक्के 18, अगर 4 अप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मान अप्लाई करते चले आ रहे हैं, टोटल आप पाएंगे कि यहाँ पर सम संख्या आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो कुछ और पाइएगा, यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो कुछ और पाइएगा। अब देख सकते हैं आप कैसे, 6 वे कम 6, अगर 1 लगाते हैं तो 6 वे कम 6, 2 लगाइएगा 6 दूनी 12 सम संख्या, 3 लगाइएगा 36 18 सम संख्या ये भी है, 4 लगाइएगा 6 चौके 24 ये भी है सम संख्या। इतना से आपको पता चल रहा है, ये वाला इसका हम नाम देना चाहते हैं, थोड़ा सा 1 2 3 4 कर देते हैं इक्वेशन के तौर पर, इसे कर देंगे समीकरण नंबर 1। ये जितना भी आप इसमें मान रखे सारे के सारे सम संख्या आ गए हैं। अब इसमें हम लोग बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 रखते चले आ रहे हैं, अपने मन में ही रखेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 6 1 कम 6 और 1 जुड़िएगा तो क्या होगा 7, ये आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 से आपको मन नहीं कर रहा, हम रखे 2, ठीक है आप 2 अप्लाई करिए, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13, ये आपका विषम संख्या हो गया। 13 क्या हो गया विषम। और फिर इसमें अगर आपको इच्छा कर देंगे हम 3 रखेंगे तो 3 छक्के क्या हो जाएगा 18 और 1 जोड़िएगा 19, यानी कि फाइनली हम इसमें देख रहे हैं समीकरण 2 में कि विषम है, इसमें हमारा आ रहा है सम। हम इस चीज को सिर्फ लिख रहे हैं समझने के लिए, आप लोग मत लिखिएगा। और ये हमारा आ जा रहा है विषम, आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें हम लिख रहे हैं। तो इसे भी अगर आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा सम। देखिएगा किस प्रकार सम आने वाला है। 1 अप्लाई करेंगे 6, 2 जोड़ दीजिएगा 8, ये आपके सामने सम संख्या आ गया। अगर आप 2 अप्लाई करते हैं 6 दूनी 12 और 2 जोड़ देंगे 14, ये भी सम संख्या हो गया। अगर आप यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे 3 अप्लाई करेंगे, 3 छक्के 18 और 2 जोड़िएगा 20, यानी ये आ जा रहा है आपका क्या सम संख्या। इसी प्रकार इसमें आप बारी बारी से मान रखकर अपना चेक कर लीजिएगा बच्चों। जब आप चेक करिएगा तो इसमें पाइएगा कि ये विषम संख्या आ गया, और इसमें जब आप अप्लाई करिएगा तो पाइएगा कि सम संख्या आ गया, और इसमें अप्लाई करिएगा तो आप पाइएगा कि विषम संख्या आ गया। तो बारी बारी से जैसे ही आप मान रखते हुए चलेंगे तो पाएंगे ये सारी चीज़ें आपको मिलते चली जाएंगी। जैसे इसमें आप अप्लाई करेंगे तो सम होगा, इसमें अप्लाई करेंगे विषम होगा। इस समीकरण 3 में रखिएगा तो आपका सम आ जाएगा, समीकरण 4 में रखिएगा तो विषम आ जाएगा। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 2 3 4 ठीक है, इसके बाद में हम लोग लगा देंगे समीकरण नंबर 4, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 5। इतना करने के बाद में हम लोग ध्यान देंगे कि ए हमारा क्या था, ए हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक था। देख लेते हैं कौन कौन इसमें विषम पूर्णांक है। इन सबको अगर देखें, अगर हम कुछ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पाते हैं कि समीकरण 2, इसके बाद में 4 तथा 5, समीकरण 2 4 तथा 5 से हमें यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक सॉरी यहाँ पर आप किसी भी मत लगाइए, कि कोई भी ऐसे लिखिएगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ आप लिख सकते हैं। विषम वाला को ही सिर्फ लिखिएगा 6³ + 1, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर विषम वाला को लिखिएगा 6³ + 3 तथा यहाँ पर या लगा दीजिएगा, या 6³ + 5 यानी 5 के रूप में होता है। और यहीं पर हम लोगों को ये वाला चीज़ दर्शाना था, यहाँ पर हम लिखे भी हैं, दर्शाना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 6³ + 1, यहाँ आप देख सकते हैं,
और ये 6³+3 जो यहाँ पर देख सकते हैं, और 6³+5 के रूप का होता है। और रियल में आप इन सब पर पहुँचिएगा, अगर समीकरण 2 पर चलिएगा तो आप पाइएगा कि ये विषम संख्या है। अगर आप समीकरण 4 पर चलते हैं तो ये पाएंगे कि ये भी विषम संख्या है। और जबकि आप समीकरण 5 पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला भी क्या है, हमारा विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि सारा मान हम लोग यहाँ पर रखते जा रहे हैं तो हमें विषम संख्या मिल रहा है। अब हम लोग इस प्रश्नावली के प्रश्न 3 को करेंगे। जो लिखा हुआ है आपको बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा, और इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। फिर है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पूछा गया है अधिकतम संख्या के बारे में। तो अधिकतम संख्या को ही कहते हैं HCF, यानी इसको कहा जाता है मसह। जब भी अधिकतम संख्या वाला बात आएगा आप सीधा सीधा उसका मसह निकाल दीजिएगा, और न्यूनतम संख्या की बात आए, कम से कम वाली, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिले, कम से कम वाली संख्या की बात आए तो उसमें आप लसह निकालिएगा, यानी कि LCM निकालिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग आइए इसका मसह निकालते हैं। जो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या दी गई है 616 और दूसरी संख्या दी गई है 32। तो इसमें से हम लोग मान लेंगे, यहाँ मानेंगे A बराबर हो जाएगा आपका 616 और B बराबर हो जाएगा 32। अब इन दोनों का हम तो बोले कि HCF निकालना है। इसमें पूछा जा रहा है कि उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वाली संख्या A है, और जबकि इससे छोटी वाली संख्या B है। यहाँ लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये प्रमेय होता है A बराबर BQ+R। ठीक है, A बराबर BQ+R कर लिए। इसके बाद में बारी बारी से हम लोग इसका मान अप्लाई करेंगे। जैसे बोला A के जगह पर अप्लाई कर दिया जाएगा 616 बराबर B कहा जा रहा है, तो B का मान यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है 32, और बोला जा रहा है Q। यही Q आपको सोचना पड़ेगा कि Q का कुछ हम ऐसा मान रखें जिसमें कि हम गुणा करें और इससे भी ज़्यादा ना उत्तर आने पाए। तो इसको अगर आप गुणा करिएगा तो आप 19 से गुणा करेंगे, सॉरी कितने से गुणा करेंगे, 19 से। तो 32 में जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे, यानी कि 19 दूनी हो जाएगा 38, 38 का होगा 8, और 19 दिया 57, और 8 7 हो जाएगा। ये आपका फाइनली हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो करके फाइनली शेषफल आ जाएगा 8 ही बचेगा। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके और उसको घटाएंगे तो 8 शेषफल आएगा। रिमाइंडर आपका हो जाएगा 8। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी भी पूर्ण रूप से हमारा जो ये शेषफल है यानी R जो है ये 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर अगले स्टेप को दोहराएंगे। फिर तुरंत क्या करेंगे, जस्ट बराबर के बाद वाले चीज़ों को याद कीजिए। जिस टाइम में हम HCF निकालना आप लोगों को बता रहे थे, उसमें हम बताए हैं पिछले क्वेश्चनों में कि बराबर के जस्ट बाद वाले संख्या को हम लोग पहले नोट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा शेषफल आता है उसको नोट कर लिया जाएगा। फिर उसको गुणा किया जाएगा, और गुणा करने के बाद में हम लोग पाएंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप 8 का पहाड़ा ऐसे ही 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका फाइनली शेषफल 0 हो जाता है। तब हम लोग देख लें कि अंततः ये क्या हो गया, कट गया। और इस स्थिति में यहाँ देखते हैं कि हमारा अतः HCF क्या निकला हमारा 8, यानी जस्ट बराबर के बाद वाला ही HCF होता है। तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अतः आपके प्रश्न में था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप वही लिखिएगा, उन स्तंभों की, अतः उन
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे नोट कर सकते हैं।